नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे और राजनीति की दुनिया से आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभूतपूर्व घटना, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। यह पूरी खबर आगे हम आपको दिखाएंगे। वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीति की दुनिया से अभी की सबसे बड़ी खबर है, एमपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। तो बिल्कुल अप्रत्याशित आप इसे कह सकते हैं। एमपी में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और छत्तीसगढ़ के लिए भी प्रत्याशियों की 21 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। और यह सब तब हुआ है जबकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इस लिस्ट को जारी करने का क्या मतलब, यह भी आगे हम समझेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर अभी की यह सबसे बड़ी खबर है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 39 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली लिस्ट 21 उम्मीदवारों की आ चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी आपको लिए चलूंगा। लेकिन ब्रजेश, पहले आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूंगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, पहली लिस्ट आ गई, मतलब क्या निकाला जाए? ये आखिर कौन सी रणनीति, क्या स्ट्रेटजी दिख रही है आपको? देखिए, इस पूरे मामले में बीजेपी ने पहले दिन से ही, जब से चुनाव रणनीति शुरू की थी, उसमें अपनी जो सीटें थीं, जो पूरी मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांट रखा है, ए बी सी डी। तो ये जो 40 सीटें हैं, तकरीबन 39 सीटें जिनकी अभी लिस्ट जारी हुई है, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी को सर्वे और अपने जो जितना फीडबैक मिल रहा है उसके मुकाबले उससे पता लगा ये सबसे टफ सीटें हैं। इनको बीजेपी कभी जीती नहीं है, या जीती है तो बहुत मुश्किल से जीती है, और इस दफ़ा इन सीटों को जीतना बेहद मुश्किल है। तो इनको डी कैटेगरी में डाल के रखा हुआ था। कल जब मीटिंग हुई तो जब डी कैटेगरी की सीट्स के नाम रखे गए तो कहा गया कि क्यों ना इनके प्रत्याशियों को अभी घोषित कर दिया जाए। एक सुझाव ये भी आया कि नहीं, उनको सिर्फ मैसेज कर दिया जाए कि जो प्रत्याशी हैं वो लोग अपना काम शुरू करें। मगर फिर ये कहा गया कि किस आधार पर वो लोग अपना काम शुरू करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो क्यों ना इनको पहले ही नाम घोषित कर दिया जाए। तो इस चर्चा के बीच में कल तय कर लिया गया था कि ये 40 नामों का ऐलान आने वाले दिनों में कर दिया जाएगा। मगर इतने जल्दी कर दिया जाएगा ये निश्चित या अप्रत्याशित है। पहले ये तय था कि जो सूचियाँ जारी होंगी ना, पहले इन लोगों के नाम जारी किए जाएंगे। मगर कुल मिला के एक बड़ी रणनीति है कि जो सबसे कमजोर सीटें हैं या जिन पर जीत संभव नहीं दिख रही बीजेपी को, उनके प्रत्याशियों को अभी से लंबा वक्त दे दिया जाए तैयारी करने का। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, ज्ञानेंद्र के पास भी मुझे जाना, लेकिन छोटे में एक लाइन में जरा बताइएगा, इसके पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं और प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई हो? नहीं, बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने 5-6 चुनाव देखे, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव की तारीखों के पहले से कोई बड़ी पार्टी, कभी ऐसा जैसे कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में बीएसपी ने तो अपने नाम ऐलान कर दिए थे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है ज्ञानेंद्र, छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है, लेकिन कभी आपने सोचा था कि ये वाली खबर अचानक से ऐसे आ जाएगी? क्या मतलब निकाले, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया? देखिए, मैं कल भी कह रहा था अखिलेश, और अभी कह रहा हूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भाई के खिलाफ भाई चुनाव लड़ेगा। और कौन सा भाई? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने बीजेपी ने उनके ही चचेरे भाई विजय बघेल को उतार दिया है। मतलब मुख्यमंत्री पाटन विधानसभा से विधायक हैं और अब चुनाव लड़ेंगे उनके चचेरे भाई विजय बघेल। सबसे बड़ी खबर, इस 21 नामों पर चर्चा बाद में करेंगे अखिलेश। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी खबर जो है एबीपी न्यूज के दर्शकों को, छत्तीसगढ़ के दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि भूपेश बघेल के खिलाफ, देखिए छत्तीसगढ़ की सियासत में इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने घोषणा पत्र के समिति का अध्यक्ष बनाया था विजय बघेल को, और अब विजय बघेल को सांसद रहते हुए, वो लोकसभा सांसद हैं दुर्ग से, और सोचिए सांसद रहते हुए बीजेपी ने भाई के खिलाफ भाई को उतार दिया है और विजय बघेल चुनाव लड़ेंगे पाटन से। यानी अगर पाटन से विजय बघेल को उम्मीदवार बना दिया है, जो इसका कयास लगा रहे थे, जो कि आज बीजेपी ने लिस्ट जारी करके बता दिया कि हां बना दिया है, तो भूपेश बघेल के लिए भी यह चिंता का विषय है निश्चित तौर पर। दूसरी बात, राज्यसभा सांसद रहे रामविचार नेताम को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। आदिवासी नेता हैं। इसके अलावा ओपी चौधरी आईएएस से कलेक्टर की नौकरी छोड़कर वो बीजेपी नेता बने थे और खरसिया से चुनाव लड़े थे। हालांकि
खरसिया से वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ओपी चौधरी का भी नाम बड़े नेताओं में शुमार हो गया है, वो चुनाव नहीं जीते हैं। इसके बाद भी बीजेपी को उनसे खासी उम्मीद है। 21 मरवाही वो जगह है जहां पर अजीत जोगी का जो गढ़ माना जाता है। तो जो ABCD की कैटेगरी ब्रजेश हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे, निश्चित तौर पर ये जो 2-3 नामों का ऐलान किया है बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, तो ये छत्तीसगढ़ में सियासी चर्चा तो होगी। जी, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा ज्ञानेंद्र, लेकिन मेरा जो सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब अधूरा रह गया। चुनाव की तारीखों के पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है? देखिए, स्ट्रेटजी साफ है। 15 सीटों में अखिलेश 15 सीटों में बीजेपी सिमट गई और बंपर 67 सीट मिली थी कांग्रेस को 2018 के चुनाव में, और 71 सीट मतलब 4 उपचुनाव हुए अखिलेश, उसमें भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अब सोचिए 90 में से अगर 71 सीट कांग्रेस के पास है, ऐसे में बीजेपी को अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 46 का आंकड़ा बहुमत का है। तो 46 सीट पाने के लिए 15 से 46 का जो सफर है वो बहुत लंबा है, और इसलिए बीजेपी को यह लगता है कि बहुत पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा। भूपेश बघेल ने ब्रांड छत्तीसगढ़ियावाद पर अपना पहले से ही सिक्का जमाया हुआ है। ऐसे में अगर हराना है और 24 से पहले 23 का विधानसभा चुनाव जीतना है, तो फिर यह तैयारी बीजेपी को करनी पड़ेगी। आपके सवाल का जवाब यही है अखिलेश। ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं आता हूं, एक बार फिर से लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन ब्रजेश, मध्य प्रदेश को लेकर जरा बात कर लेते हैं। जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें क्या परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं? उससे जुड़ी कुछ और जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? देखिए, इसमें बड़ी खबर है, हम भोपाल में हैं और भोपाल की 2 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल उत्तर से कांग्रेस नेता आलोक शर्मा को ऐलान कर दिया गया है। ये भोपाल उत्तर वो सीट है जो बीजेपी अभी तक के जितने 15 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक बार जीती है, और वहां से आलोक शर्मा को खड़ा कर दिया गया है। भोपाल मध्य, जिस इलाके में बीजेपी का दफ्तर भी है, भोपाल मध्य से पार्टी ने ध्रुव नारायण सिंह का नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये दोनों सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती हुई थी। और एक और बड़ा सरप्राइजिंग नाम है इसमें, लाल सिंह आर्य का नाम घोषित कर दिया गया। लाल सिंह आर्य बीजेपी के जो अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनको फिर से टिकट दिया गया है। छतरपुर से ललिता यादव को उतारा गया है, और ये सारी वो सीटें हैं जहां पिछली बार बीजेपी बुरी तरह हारी थी। हारने का मार्जिन काफी लंबा चौड़ा था, इसलिए इस बार इन लोगों के नामों का ऐलान पहले कर दिया। कुल 49 सीटें हैं और इसमें 2-3 नाम बहुत सरप्राइजिंग हैं। और ओम प्रकाश धुर्वे, ये भी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको पिछले बार चुनाव हार गए थे। इनको शाहपुरा से अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटें, वहां से फिर से इनको पार्टी ने मौका दिया है। ये ओम प्रकाश धुर्वे महाराष्ट्र में बीजेपी के इंचार्ज हैं, उनको पार्टी ने फिर से भरोसा दिलाया है, चुनाव में मैदान में उतारा है। तो कुछ बड़े बड़े नामों को तो एडजस्ट किया गया है, मगर निश्चित ही ये वो सारे नाम हैं जो अपने इलाके के कद्दावर नेता हैं, चाहे आलोक शर्मा हो, चाहे ध्रुव नारायण सिंह हो, लाल सिंह आर्य हो। और इसमें एक चौंकाने वाला नाम और है, वो है प्रीतम सिंह लोधी का। प्रीतम सिंह लोधी उमा भारती के करीबी हैं, और इन्होंने बीच में इनको पार्टी से निकाल दिया गया था, फिर उमा भारती के कहने पर इनको पार्टी में लिया गया है और पार्टी से टिकट दी गई है। ये लोधी जाति के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। ठीक है ब्रजेश, आपके पास भी मैं लौटूंगा, और हमारे साथ अंकित गुप्ता और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी जुड़ गए, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली विधानसभा में बोल रहे हैं, जरा पहले उनका संबोधन सुन लेते हैं, फिर आपकी राजनीति पर बात होगी। आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है। अडानी का घोटाला हुआ, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई जनवरी के महीने में, जिसने पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी। दुनिया का सबसे तीसरे नंबर पे अमीर आदमी था, तीसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी अचानक जो है उसकी, और पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तहस नहस हो गया। लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, LIC का पैसा डूब गया, बैंकों का पैसा डूब गया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अरे एक बार बाहर आके इतना ही कह देते, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दूंगा, ये तो कह देते, एक ट्वीट ही कर देते कि मैं दोषियों को सजा दूंगा, जांच कराऊंगा, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, जिन लोगों ने फ्रॉड किया, उनको मैं बख्शूं, इतना ही कह देते। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब लोगों को लगने लगा यार अडानी का पैसा तो सारा मोदी का पैसा है। मोदी चुप क्यों है? मोदी बोलता क्यों नहीं है? मोदी बचा क्यों रहा है उसको? तो लोगों को लगने लगा यार ये सारा पैसा जो है ये मोदी का पैसा है।
जनता जानना चाहती है असलियत क्या है। अगर प्रधानमंत्री चुप हो जाएगा और कुछ बोलेगा नहीं तो अफवाहों का बाजार गर्म होता है। चारों तरफ अफवाहें फैलती हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं है अगर चारों तरफ अफवाहें फैले इस तरह से। इनके समय में पिछले 9 साल में 13 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे कुछ चंद अमीर लोगों के माफ कर दिए गए। इन्होंने नीरव मोदी को भगा दिया, इन्होंने मेहुल चोकसी को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया। वो क्या कहते हैं जो क्या नोटिस होता है जो बाहर जाने से रोकने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर वो करते हुए नजर आए। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो राजनीति इन दिनों नजर आ रही है, पिछले 1-2 दिनों में खास तौर पर, वो इंडिया गठबंधन के लिए सही संकेत नहीं है। महाराष्ट्र से दिल्ली तक इंडिया में पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में शरद पवार के रुख पर सस्पेंस बरकरार है। आज बीड में शरद पवार कोई बड़ा संकेत दे सकते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। तो आप देख सकते हैं कई पेच नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की लड़ाई। 2024 लोकसभा की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं, 19 पे आप 2 नंबर पर आए थे, अभी आप जोर लगाइए, आप 7 जीत सकते हैं। तैयारी 7 पर कर। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो हैं समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन, शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज। एक स्वार्थपूर्ण जो दोस्ती है, जब स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो उस दोस्ती में दरार आना जरूरी है। तो पार्लियामेंट में दिल्ली का बिल पेश होने के बाद केजरीवाल जी को अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। देखिए, बड़ी तस्वीर यह नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच गठबंधन का जो कंफ्यूजन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता संदीप दीक्षित ने इन्हें बेवकूफ तक कह डाला। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर हमलावर है। सुनिए जरा। लगता है कि अगली बैठक से पहले किसी तरह के बयानबाजी से सभी लोगों को बचने की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस का स्टैंड बेंगलोर वाली बैठक के अनुसार अगर स्पष्ट है तो हम तो उसके हिस्सा हैं। सर, आम आदमी पार्टी तो बेवकूफ़ों की फौज है ना, कुछ समझो तो आप। तैयारी का क्या मतलब होता है? तैयारी का मतलब है कि हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई उनके साथ गठबंधन होगा, नहीं। दिक्कत क्या ना कि वो पूरे दिन झूठ में जीते हैं, झूठ ब्लैकमेल, बस और कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है। हम जितना अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं, अभी शायद पूरा देश भी जानने लग गया है। और हमारे गृह मंत्री जी ने तो संसद में अपने बयान में कह ही दिया था कि जैसे ये बिल गिरेगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो असलियत है वो आपके सामने आ जाएगी और वो आपका साथ छोड़ देगा। तो भानुमति का जो कुनबा कहते हैं, शायद यही वजह है। अपनी डफली अपना राग। तमाम नेताओं को आप सुन रहे थे। सीधे मैं आशीष कुमार सिंह का रुख करना चाहूंगा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जो जुबानी जंग दिख रही है, इसका क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? देखिए, अक्यूट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिसकी लगातार जिक्र हो रहा था जब ये इंडिया अलायंस का कमिंग टुगेदर हो रहा था अखिलेश, तभी इस बात की शंकाएं थी कि ये सभी लोग दिखावा तो कर रहे हैं कि एक साथ 2024 में मोदी को टेक ऑन करेंगे। पहले 450 सीटों पर साझा कैंडिडेट उतारने की बात की गई, फिर वो घट के तकरीबन 300 सीट हो गई। बेंगलोर वाली बैठक में कवर कर रहा था जहां सीताराम येचुरी ने क्लियरली कह दिया कि स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेस किए जाएंगे। तो क्लियरली आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जहाँ कई स्टेट्स हैं भाई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में टकराव है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो हम लगातार देख रहे हैं। शरद पवार साहब क्या कर रहे हैं, अजीत पवार से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री को एक सम्मान देने के लिए वो वहां पहुंच गए थे। आज की बात करिए, नीतीश कुमार कैसे अटल बिहारी वाजपेयी के 5वें पुण्यतिथि पे पहुंच गए। तो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का ये टकराव निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि दिखाने के लिए भले ही इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स एक साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतने हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि जब बेंगलोर में बैठक हुई थी तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया था बैठक के अंदर कि जल्द से जल्द सीट अलायंस कर लीजिए वरना समय हमारे हाथ से निकल जाएगा।
और इसी बात का आम आदमी पार्टी का दबाव भी है कांग्रेस पार्टी पर, जो कि इंडिया अलायंस को लीड कर रही है। ऐसे में अलका लांबा, हालांकि मेरी उनसे कल बात हुई थी, उनका यह कहना है कि उन्होंने इन एज मेनी वर्ड्स ये नहीं कहा था कि हम अलायंस नहीं कर रहे हैं। उनका यह कहना था, जो कि एबीपी न्यूज से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि 7 सीट पर प्रिपेयर्ड रहने के लिए कहा गया। ये बात आम आदमी पार्टी को नागवार गुजरी है। बिल्कुल स्टेटेड पोजीशन क्लियर है कि अगर ऐसा है तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपसी फूट खुलकर के सामने आ रही है और बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस। आशीष आपने किया, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के बीड में शरद पवार की रैली, बीड में अजीत पवार के पोस्टर लगाए गए हैं। यहां शरद पवार की रैली है, वहीं पर पोस्टर लगाए गए। राज्य मंत्री धनंजय मुंडे के समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं। चाचा भतीजे के पोस्टर पर इंडिया में खलबली, जिस तरीके से ये दोनों पोस्टर में साथ साथ नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने, ये चौराहे पर लगी तस्वीर, और इसने इंडिया गठबंधन में भी खलबली पैदा कर दी। आशीष, थोड़ी देर पहले हम लोग अरविंद केजरीवाल को लेकर बात कर रहे थे, कांग्रेस को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन ये देखिए एक पोस्टर में चाचा भतीजे साथ नजर आ रहे हैं और वहां अलग अलग दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए अखिलेश, यही मैंने महाराष्ट्र का भी आपको उदाहरण दिया कि आखिर शरद पवार क्या कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है। लेट मी टेक यू बैक टू द इंटरव्यू। शिवराज पाटिल ने जो हमें इंटरव्यू दिया था, जब ये बदलाव अचानक हुआ था, अजीत पवार तमाम विधायकों के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ चले गए थे, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था, एक वेटरन कांग्रेसमैन ने, कि अगले कुछ दिनों में शरद पवार के कामों से, वो किस तरह का हाव भाव होता है, उससे ये पता चलेगा कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ या उनकी मर्जी से नहीं हुआ। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये तो बात बिल्कुल खुल करके अब सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस अपने आप को इंटैक्ट दिखा तो जरूर रहा है, लेकिन इंटैक्ट है नहीं। एक और खामी में जरूर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि यूपीए, जो अर्स्टवाइल यूपीए था, या कांग्रेस को फायर फाइटिंग नहीं आता, लेकिन वो जमाने और थे। तब अहमद पटेल जैसे लीडर इनके जिंदा थे, जो तमाम लोगों से बात करके उनको एक साथ ला करके एकजुट रख पाते थे। हरकिशन सिंह सुरजीत थे 2004 में, करुणानिधि थे। अब ये स्टालवर्ड्स नहीं है, ना तो कांग्रेस के पास, ना ही इस अलायंस के पास। तो मुझे लगता है कि आगे का रास्ता इनका बड़ा पथरीला होने वाला है और इतना आसान नहीं है, इतना रोजी पिक्चर नहीं है जितना दिखाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, और महत्वाकांक्षाएं सबकी बिल्कुल परवान पर नजर आ रही हैं। शायद यही वजह है कि इस तरह की लड़ाइयां हम देख रहे हैं। अभी की एक बड़ी खबर, नए संविधान के सुझाव पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री ईएसी प्रमुख की मांग पर हंगामा हुआ है। विवेक देबरॉय की मांग पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने जो सुझाव दिया उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। नए संविधान को लेकर जो सुझाव दिया गया उसको लेकर अब विपक्ष हमलावर हो चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके चेयरमैन है विवेक देबरॉय। उन्होंने एक अखबार में लेख लिखा, देयर इज केस फॉर वी पीपल टू एम्बरेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी को लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं जो बातें उसमें लिखी गई। प्रधानमंत्री ईएसी चीफ की मांग पर हंगामा। तो विवेक देबरॉय की आर्टिकल पर सियासी तपिश बढ़ गई है। विपक्ष ने विवेक के बहाने बीजेपी की घेराबंदी तेज कर दी और नए संविधान की मांग पर तीखा हमला बोला है। ये व्यक्ति विशेष जो है ना, ये अपनी जुबान से तो बोल नहीं रहा, इनसे बुलवाया जा रहा, और इसके पीछे मंसूबे जो है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट है। जब जब एक तानाशाही मनोवृत्ति को संवैधानिक रुकावटें दिखती हैं कि आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तो आप संविधान को ही खारिज करने की कोशिश करते हैं। संविधान बदलने को लेकर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय के बयान ने हैरान कर दिया है। दरअसल अनेक संविधान संशोधनों के जरिए संविधान का जो मूल चरित्र है उसको बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अनेक अवसरों पर की है। तो जिनके बयान पर यह हंगामा शुरू हुआ, विवेक देबरॉय कौन है, उनके बारे में जरा आप जानकारी जुटा लीजिए। आपको हम बता दें उनके बारे में, आखिर विवेक देबरॉय कौन है। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के वो अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के सदस्य भी हैं और नामचीन अर्थशास्त्री हैं। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी पहचान रही है। उन्होंने जो बात कही संविधान को लेकर, उसी पर यह बवाल हो रहा है। क्या कहा उन्होंने आखिर, वो भी आप समझिए। संविधान काफी हद तक 1935 के एक्ट पर आधारित है और आगे वो कहते हैं कि अभी भी संविधान उपनिवेश के दिनों से जुड़ा हुआ है और ऐसे में 1950 में जैसा संविधान अपनाया वैसा नहीं, यानी बदलाव की वो वकालत करते हुए नजर आए हैं अपने इस लेख में भी। संविधान संशोधन हमेशा अच्छे काम के लिए हुए। कई देशों के लिखित संविधानों की औसत आयु 17 साल, यह भी तर्क उन्होंने दिया है। 1973 का जजमेंट संशोधनों पर लागू, नए संविधान पर नहीं, यह उनका कहना है। 2002 में संविधान समीक्षा आधे अधूरे मन से की गई।
संविधान में कुछ बदलाव करने से बात नहीं बनेगी। सोचना होगा कि 2047 में हम लोगों को एक नया संविधान बनाना होगा। यह बात कही है विवेक देबरॉय ने। तो विवेक देबरॉय की कही यह बात, और ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो चुका है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के पहले भी आप बयान सुनते रहे हैं। अंकित गुप्ता के पास सीधे मैं आपको लिए चलूंगा। अंकित, यानी विपक्ष के लोग जो कहते रहे, आरोप लगाते रहे कि यह संविधान बदलना चाहते हैं बीजेपी वाले, वही बवाल अब शुरू हो जाएगा इस बयान के बाद। देखिए, ये जो लेख है उसके बाद में जो है निश्चित तौर पर विपक्ष तो हमलावर जरूर है, लेकिन अखिलेश हमको ये भी समझना होगा कि क्या ये वाकई में मुमकिन है। आज के हालात में इतना आसान नहीं है। देखिए, विपक्ष लगातार ये कह रहा है और वो उदाहरण दे रहा है कि देखिए जिस तरीके से इन्होंने सीआरपीसी, आईपीसी में बदलाव कर दिया है, एविडेंस एक्ट में बदलाव कर दिया, इसी तरीके से संविधान में संशोधन की बात होने लगी है। लेकिन कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? संविधान में संशोधन कब हो सकता है? संविधान में संशोधन तब हो सकता है जब देश भर के कुल सांसद, कुल विधायकों की जो संख्या है उसका 2/3 उस संविधान को बदलने के लिए तैयार हो। और आज की तारीख में यह मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश के हर राज्य में बीजेपी की सरकार है, 2/3 बहुमत उसके पास में है। इसका मतलब तो यह है संविधान संशोधन तो तभी हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई जाए, यानी कि संविधान सभा बुलाई जाए। और संविधान सभा वो होती है जिसमें 2/3 सांसद भी होते हैं और देश भर के जो तमाम विधायक हैं उनका 2/3 प्रतिनिधित्व वहां पर मौजूद होता है। और देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी के अलावा भी अलग अलग सरकारें हैं। तो ऐसे में ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, विवाद तो जरूर खड़ा हो गया। हाँ, विवाद खड़ा हो गया। और आशीष, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि अगर विवेक देबरॉय ये बातें कहते हैं तो क्या वो अपनी इच्छा के मुताबिक ये बातें कह देंगे, या किसी तरीके का कोई संकेत उन्हें ऊपर से मिला होगा? उनकी इस बात का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें तो कोई डाउट नहीं है अखिलेश कि बिना ऊपर से संकेत के, बिना गवर्नमेंट के संकेत के वो इतनी बड़ी बात, वो भी एक लेख के माध्यम से नहीं लिखेंगे। हालांकि वो खुद इतने बड़े लीगल, माफ कीजिएगा, फाइनेंशियल लिमिनरी हैं कि वो अपनी राय भी ज़रूर सामने रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्हें ऊपर से इस बात का कहीं ना कहीं से संकेत मिला होगा, तब उन्होंने इलैबोरेट तरीके से अपनी राय व्यक्त की है। देखिए, अनलेस इट इज़ बीइंग डन, उनके मन में अगर ऐसा है, या गवर्नमेंट ऐसा अगर चल करके आगे कोई स्टेप उठाती है टू फर्दर मोर स्ट्रेंथन यू एंड मी, अखिलेश, अगर हमारे और आपके और सिटीजन्स की ताकत को और बढ़ाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा राइट्स बेस्ड बनाने का कोई इरादा मोदी सरकार का है, तो मुझे लगता है देन दिस इज डिबेटेबल। स्टेक होल्डर्स को अगर इन्वॉल्व करके इस पर बात की जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को सकारात्मक तरीके से बदलने के लिए कोई चर्चा होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना क्लोज्ड हमें होना चाहिए कि इस पर सीधे पर्दे डाल दें और इसका सिर्फ और सिर्फ विरोध किया जाए। मुझे लगता है ये कैसे प्ले आउट होता है ये देखना होगा। इस पर विपक्ष क्या पोजीशन लेता है और गवर्नमेंट सबको, स्टेक होल्डर्स को साथ में लेने के लिए क्या कदम उठाती है, उस पर मुझे लगता है ज्यादा नजर रखनी चाहिए। सवाल यह भी है टाइमिंग को लेकर। अंकित, जरा यह बताइए, अगर अभी ये बात कहते हैं विवेक देबरॉय, तो उसका अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए, वो ये बात इस वजह से भी शुरू हुई है क्योंकि अभी हमने जो कानून का बदलाव का जो मसौदा पेश किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में, वो हालांकि सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया, लेकिन उसमें हुआ क्या है, उसमें जो आज़ादी से पहले के कानून थे उसको पूरे नए सिरे से भारत के हिसाब से अब वो जो है तय किया गया है। फिर चाहे वो इंडियन पिनल कोड हो, फिर चाहे वो सीआरपीसी हो, फिर चाहे वो एविडेंस एक्ट हो। और उसी के बाद से चर्चा शुरू होने लगी कि अगर हम अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून थे अगर हम उनको बदल रहे हैं तो क्यों नहीं संविधान पर भी हम उसी तरीके से गौर करते हैं। और वही कमोवेश आशय था इस आर्टिकल का। लेकिन निश्चित तौर पर ये संविधान है, जो अंग्रेजों ने तो नहीं बनाया ना। सवाल तो ये खड़ा होगा ना अंकित कि संविधान तो अंग्रेजों ने बनाया नहीं, हमारे देश का संविधान। क्या चुनाव से जोड़कर देखा जाए अभी विवेक देबरॉय जो बात कह रहे हैं? देखिए, विपक्ष जरूर इसको जो मुद्दा बनाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि इतना आसान नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से इस पर जो कोई खुलकर बोलेगा भी। हालांकि मैंने भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की है और यही मेरे को जानकारी दी गई या यही जवाब मिला कि ये उनका एक निजी राय हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों की यानी कि बीजेपी या उसके तमाम नेताओं को इस पर कुछ नहीं कहना और इसको बेवजह मुद्दा नहीं बनाना चाहते। विपक्ष भले ही कुछ भी कहे, तो निश्चित तौर पर अभी इसको चुनाव से जोड़कर देखना थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर होगी, क्योंकि ये उनका एक आर्टिकल है जिससे जो है एक पक्ष सामने आने लगा है, एक विवाद खड़ा हो गया है, अलग अलग तरह के बयान सामने आने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार के लेवल पर अभी इस बात की किसी तैयारी की ओर कोई इशारा तो नहीं मिल रहा है। अंकित, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब दर्शकों तक एक और खबर मैं पहुंचाना चाहूंगा। बड़ी खबर आज पाकिस्तान से भी है, जहां गैर मुस्लिमों पर कहर, कट्टरपंथियों ने 21 चर्च को आग के हवाले कर दिया है। ईश निंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने यह जुल्म ढाया है। फैसलाबाद में चर्च में की गई तोड़फोड़, कई ईसाई परिवार के घरों में लूटपाट हुई है। पुलिस ने 129 लोगों को गिरफ्तार किया है और एहतियात के तौर पर मौके पर इस वक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में किस तरीके के हालात।
वो पाकिस्तान जो भारत के अंदरूनी मामलों में अक्सर दखल देता है, यहां पर माइनॉरिटीज पर अत्याचार की बातें करता है, प्रोपेगेंडा चलाता है, लेकिन उस देश में क्या हालात है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में यह सब कुछ हो रहा है। कहने के लिए, हालात काबू में करने के लिए पुलिस के साथ साथ पाकिस्तानी रेंजर्स को भी तैनात कर दिया गया, लेकिन सब के सब मूक दर्शक बने हुए हैं, तमाशबीन बने हुए हैं। कल पुलिस तमाशा देखती रही और उसके बाद जो रेंजर्स आए, जिनकी वहां पर तैनाती की गई, वो अब तमाशबीन के तौर पर नजर आ रहे हैं। और नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक 21 चर्चों को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई। और यह कोई पहली बार हुआ नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क में संविधान मजाक है, सरकार कठपुतली होती है, खजाना खाली है, अवाम बदहाल है, उस मुल्क में अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो सकता है। इन तस्वीरों को देखिए, समझिए, ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। घर पे थे हम लोग, बाहर नहीं निकले जब ये मसला पैदा हुआ है। तो बाहर शोर होना शुरू हो गया कि रैली आ गई, लोग घरों को आग लगा रहे हैं। तो जैसे हम लोग घरों को बाहर निकले, उन्होंने पकड़ के तो सारे घर को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी हमारे सामने। इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं। जमीर अली हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जमीर, क्या सूचना आपके पास और है, क्या जानकारी मिल रही है, अभी क्या हालात हैं? जी, इस वक्त तो फैसलाबाद का जो इलाका है जड़ावाला, वहाँ पर हालात कंट्रोल में है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए थे तो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर रेंजर्स तैनात कर दी गई थी। लेकिन जब तक रेंजर्स पंजाब हुकूमत ने तैनात की, तब तक ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हो चुके थे। 21 चर्चिज़ को आग लगा दी गई थी, जबकि उसके साथ साथ मुतअद्दिद घरों को भी आग लगा दी गई थी, जो कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कि बहुत ही गरीब कम्युनिटी है, वहाँ पे रहती है, उनके बेशुमार घरों को आग लगा दी गई। अब इस हवाले से उनका जो इल्ज़ाम था वो था मज़हब की तौहीन के हवाले से। यकीनी तौर पे अगर मज़हब की तौहीन हुई है तो वो जिन लोगों ने किए उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी कानून के तहत, ना कि उन मासूम और बेगुनाह लोगों के घर जला दिए जाएँ जिन लोगों को इन्होंने आग लगा दी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में ये एक इंतहाई खौफनाक एलिमेंट है कि मज़हब की आड़ लेकर लोग कोई भी कार्रवाई कर लेते हैं, कोई भी बयान दे देते हैं, या फिर किसी के भी घर को आग लगा देते हैं, तो फिर उसके हवाले से बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमारे जैसे जो लोग खुलकर बात करते हैं उनके लिए भी बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं कि जब वो इस हवाले से जो मजहबी इंतहा पसंद और मजहबी आड़ लेकर दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, जब उनके खिलाफ बात करते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है जो इंसानी हुकूक की हम बात करते हैं उसके हवाले से अब इस पे सवाल ये खड़ा होगा ना कि क्या जो माइनॉरिटीज हैं वहां पर सुरक्षित हैं, सेफ हैं? ये तो लॉलेसनेस है जिस तरीके के हालात हम वहां पर देख रहे हैं। सरकार क्या कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रुख है अब इस पर? देखिए, सरकार का रुख तो क्लियर है कि सरकार इसको पूरी तरह से काबू करने की कोशिश कर रही है और इसके हवाले से इसके खात्मे की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर सरकार जब तक जागती है तब तक जो आम आदमी है उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो चुका होता है। यहाँ पर अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान का आइन और जो मज़हब की तालीमात है वो तो वाज़ेह है, लेकिन मसला ये कि यहाँ पर आइन को कोई पूछता नहीं और जो मज़हब की तालीमात हैं उन का एक गलत इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मखसूस तबका है जो कि मजहब की आड़ लेकर अपने मकासद को हासिल करता है और उन मकासद को हासिल करने के लिए। ठीक है जमीर, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मिशन चंद्रयान 3 का सबसे अहम पड़ाव शुरू हो चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग हो गए और बड़ी खबर यह कि कल शाम 4 बजे लैंडर चांद की सतह के और करीब कक्षा में आएगा। स्पीड धीमी की जाएगी तब। और आपको यह भी बता दें कि 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद पर लैंडिंग होगी, जिसका हर किसी को बेसब्री के साथ इंतजार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।